नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिससे बड़े उत्साह के साथ राम मंदिर का भूमि पूजन किया जा सके। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर भूमि की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले सीएम योगी ने रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उसके बाद हनुमानगढ़ी के लिए वो रवाना हो गए। इसके अलावा सीएम ने राम जन्मभूमि परिसर स्थित मानस भवन के सीएम ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी वहां पर बैठ करके बातचीत की और मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों पर चर्चा की गई। हमारे वो अग्रज हैं, अपने अग्रजों को सूचना देना, बुलाना, ये कृतज्ञता है। आपके घर में बालक का जन्म होगा, अपने दादा दादी को बताओगे कि नहीं? कुछ समझदार लोग पीछे हो जाएं। बहुत ही निरर्थक है। अडवाणी जी, जोशी जी, अरे हमारे घर के अग्रज हैं वो। जन्मभूमि बनना चाहिए और भव्य बनना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो जोगी जी महाराज बोले हैं वो सत्य बोले हैं। महाराज जी बोले क्या है ये तो बता दीजिए। निर्देश क्या क्या दिए, क्या क्या चीजें निर्देश दिए कि स्वच्छता पर अभिमान जोड़ दिए। स्वच्छ रहे, अयोध्या के स्वच्छ कर देना है और दीप उत्सव से जोड़ देना है। और दीपावली, उस दिन दीपावली भी मनाई जाएगी, दीप भी जलाए जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना। अखंड पाठ भी होते हैं। अखंड पाठ हर आश्रमों में, अखंड रामायण के पाठ, जो कि हमारे यहाँ तो 2 साल से पाठ हो रहा। अच्छा, ठीक है ना। तो उन्होंने रामायण के पाठ उन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हाँ। भारत और चीन सीमा विवाद पर डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। एसपी सिन्हा ने साथ ही ये भी कहा है कि चीन के साथ जितने भी समझौते हुए हैं, चीन ने आज तक किसी का पालन नहीं किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है और चीन पर हिट दबाव बनाना जरूरी है ताकि चीन दबाव महसूस करे। हिंदुस्तान ने चीन के साथ कई एग्रीमेंट साइन किए। पंचशील 1954, 1993, 1996, 2005, 2013। क्या हुआ? जितने भी प्रावधान थे, एग्रीमेंट्स थे, इन संधियों के दृष्टिकोण से जमीनी स्तर पे वो कार्यान्वित हुए नहीं। चीन ने पूरी तरह से उन प्रावधानों का, उन एग्रीमेंट्स का उल्लंघन किया है। तो ये जो डिसएंगेजमेंट है, इसके 2 बिंदु हैं। पहला है डिसएंगेजमेंट, दूसरा है डी एस्केलेशन। डिसएंगेजमेंट सफ़र की शुरुआत है, डी एस्केलेशन सफ़र का अंतिम स्टेशन है। ये हमको समझना चाहिए। हम लोग को कब जो डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, अभी एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, इसको हमको एक कंप्लीट फुल प्रूफ वेरिफिकेशन प्रोसेस का स्ट्रक्चर बना के ज़मीनी स्तर पे उसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि चीन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। हम लोग को अपना ट्रुप्स को रिडक्शन नहीं करना है और हमको हीट दबाव चीन पे बना के रखना है। चीन के खिलाफ मल्टी फ्रंट्स खोलते रहना है। श्रीनगर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुट गया है और इसको लेकर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल ने अहम जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। श्रीनगर में लगभग 3,500 से ज़्यादा अभी तक 3,600 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से 1,500 से ज़्यादा जो है वो ऑफिशियली जो रिकवर होकर जिनको डिस्चार्ज किया गया है। नंबर थोड़ा इससे ज़्यादा भी है, बट क्योंकि फिगर्स रिकनसाइल करने में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो 1,500 से ज़्यादा ऑफिशियली जो हैं वो अभी तक डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट से जो केसेस थे इसके बियॉन्ड, और अराउंड 1/3 केसेस हमारे पास ऐसे बन जाते हैं कि जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में अपने चेकअप्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे थे, या कुछ इंस्टीट्यूशनल ऐसे जो केसेस थे, तो अराउंड 1/3 उसमें भी केसेस थे। अब हमारे पास रिसेंटली जो पिछले 1 महीने में स्पाइक हुआ है, वो उसमें देखा गया है कि क्लस्टर ऑफ केसेस आ रहा है फैमिलीज़ में। अराउंड 100 लोकेशन पे ही 700 से ज़्यादा जो है वो केस आ रहे हैं। उसमें एक फैमिली में 7-7, 8-10 केसेस भी रिपोर्ट किए गए हैं। उसको लेकर थोड़ा कंसर्न है कि प्रिकॉशंस मुझे लगता है ज़्यादा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड लॉकडाउन में किया गया है। लगभग 3,500 बेड कैपेसिटी कोविड केयर सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं। इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को हमने कन्वर्ट किया। बाकी जो लोकेशंस हैं, कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाए गए, कॉलेजेस, बाकी लोकेशंस पे कोविड केयर सेंटर जो इस्टेब्लिश किए गए हैं। कोविड केयर सेंटर में लगभग 1,500 अभी तक केसेस जो हैं वो
उसका बेनिफिट मतलब ले चुके हैं या उसकी सर्विसेज यूज़ कर चुके हैं। उसमें से अराउंड 800 जो हैं वो डिस्चार्ज भी हुए हैं। जो माइल्ड सिम्टम या जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं उनको वहाँ रखा जाता है, तो वहाँ जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं। अपना बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी ऑपरेटर्स, बेसिक जो चेकअप की और चीज़ें हैं और जो बेसिक मेडिसिन है वो रखी गई है। डॉक्टर्स की, नर्सिंग की टीम वहाँ पे होती है। इसके अलावा हॉस्पिटल में भी 1200 बेड जो नए प्रोक्योर किए हैं, जो कि MSCL ने 200 से ज़्यादा वेंटिलेटर अभी तक प्रोवाइड किए गए हैं और वेंटिलेटर्स भी आ रहे हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 300 और 1700 ऑक्सीजन सिलेंडर्स नए ऐड किए हैं जो कि MSCL ने। इसके अलावा जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपना बेहतरीन काम करके और काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से लैंगिक पक्षपात और रूढ़िवादिता, लैंगिक समानता और महिला अधिकार विषय पर शनिवार को वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें फिल्म अभिनेत्री और उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी, अमेरिका के साउथ डेकोटा विश्वविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनामिका प्रसाद समेत कई लोग शामिल हुए। सिनेमा में महिलाओं के योगदान पर हेमा मालिनी ने अपने जीवन के कई लम्हों को वेबिनार में मौजूद लोगों और इसे फेसबुक के जरिए लाइव देख रहे लोगों से साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता, 2 भाई और परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया है और आगे बढ़ने में सहायता की है। कोरोना वायरस संकट काल में सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं और स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसको देखते हुए अमेरिका के रोनविल में भारतीय मूल के डॉक्टर्स ने स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए कदम उठाया है। डॉक्टर्स स्टूडेंट्स को लैपटॉप मुहैया करा रहे हैं। My name is Angela Cooper, and what brings me here today is my daughter is a recipient of a laptop computer that was donated for those students who need the technology to really be able to excel in their study. My name is James Mitchell. I'm here with as an IT representative from Montgomery College, here to help hand out some laptops to students. Right now, it just seems to be like a really tough time to teach and to learn. It's not easy for our students, it's not easy for our teachers, but at MC, we adapt to the situation and improve. Today, we're handing out laptops to help students keep remote distance learning. It's still important to keep our social distance, but it's also important to keep our education. Today is a day that we get to help students overcome those fears. I am Dr. Sudhir Seksaria. Dr. Sudhir Seksaria. So I work with an organization here called the GWAPI, GWAPI, which stands for Greater Washington Association of Physicians of Indian Origin. So we are a very large body of more than 500 physicians in this area, Maryland, Virginia, DC. And we, as a physician entity, we try to do teaching, a lot of other programs, but we are also involved in philanthropic services to help the very needy people in this. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना के हालात पर अपनी बात रखी है। सीएम ने कहा है कि राज्य में कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं और हॉस्पिटल में भी पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं। दिल्ली और मुंबई की तरह होम क्वारंटीन की अभी जरूरत नहीं है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मामले ज़्यादा ना हो उसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और लोगों से भी घर पर रहने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 6,254 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और 4,377 लोग ठीक हो चुके हैं और 30 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। देखिए, अभी दिल्ली या मुंबई की जो स्थिति है और छत्तीसगढ़ की स्थिति में बहुत अंतर है। उनके पास बेड नहीं थे हॉस्पिटल में, वो तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के बेड समाप्त हो गए, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, फिर होटल है, उसके बाद फिर वो स्टेप वो लोग उठाए कि होम क्वारंटाइन का। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में वो स्थिति आई नहीं है। अभी हॉस्पिटल में हमारे पास पर्याप्त बेड है और जब तक कि हमारे पास बेड है तब तक के हम लोग हॉस्पिटल में ही रखें और जब ज़रूरत पड़ेगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पेड क्वारंटाइन में जो रहना चाहें, पेड जो इलाज कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। अब जब स्थिति और हालात मतलब मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो इसमें विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि हम लोग होप करें।
बिहार में हाजीपुर के सदर अस्पताल में खुले राज्य के प्रथम एसएनसीयू के साथ जिला स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। एसएनसीयू में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 12 घंटे पहले उनके कोरोना पॉजिटिव होने की आई रिपोर्ट को अस्पताल प्रशासन ने छुपाए रखा। संक्रमित डॉक्टर को शुक्रवार को डे शिफ्ट करने के लिए बुलाया गया और डॉक्टर को खुद के संक्रमित होने का तब पता चला जब दूसरे साथी डॉक्टर ने शाम को जानकारी दी कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूनिट में 4 नर्स उस पॉजिटिव डॉक्टर के साथ 8 घंटे 12 नवजात शिशुओं का इलाज किया गया और शिफ्ट चेंज होने के बाद जब दूसरे डॉक्टर ने सीएस से जानकारी मांगी तो कहा गया कि डॉक्टर के पॉजिटिव होने की जानकारी देर से मिली, इसलिए संबंधित डॉक्टर को जानकारी नहीं दी जा सकी और भूल से ऐसा हो गया है। रविवार को यूनिट के सभी स्टाफ की जांच की जाएगी। पूरा बिहार कोरोना महामारी से त्राहिमाम कर रहा है और रोजाना सैकड़ों नए मरीज मिल रहे हैं। इस बीच बढ़ते कोरोना को लेकर के प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार ने 3 खेप में 2,80,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध करा लिए। अस्पतालों में वेंटिलेटरों की उपलब्धता बढ़ाने का काम लगातार जारी है। 264 वेंटिलेटर भारत सरकार से आए, उसके पहले 100 वेंटिलेटर आया, कुल 364 वेंटिलेटर अभी तक भारत की सरकार से बिहार सरकार को प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त 30 वेंटिलेटर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने स्वयं से खरीदा है। 5 वेंटिलेटर विभिन्न स्रोतों से सीएसआर के माध्यम से बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को मिल चुका है और आज ये 3 वेंटिलेटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्त्रीधन कार्यक्रम के माध्यम से एसबीआई के जो पीआरओ हैं श्री दिनेश कुमार सिंह जी, उनके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से कुल 402 वेंटिलेटर अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावे 100 वेंटिलेटर भारत की सरकार से और 15 से 20 दिनों के अंदर प्राप्त होने वाले हैं। सरकार ने बी टाइप और डी टाइप 2 तरह के लगभग 6,500 सिलेंडरों का आवंटन किया था। वह सिलेंडर भी राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त 1,80,000 एंटीजन टेस्ट किट और बिहार की सरकार ने क्रय कर लिया है। पूर्व में 1 लाख किया था, 2,80,000 एंटीजन टेस्ट किट बिहार की सरकार ने क्रय किया है और 20,000 एंटीजन टेस्ट किट भारत की सरकार ने बिहार सरकार को भेजा है। कुल 3 लाख एंटीजन टेस्ट किट हमारे पास हैं और उन एंटीजन टेस्ट किटों को जिलों में भेज दिया गया है। अनुमंडल अस्पतालों में उससे जांच के काम शुरू हो गए हैं और आज कुछ जगहों सहित कल पूरे राज्य में पीएचसी पर जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच का काम है वह काम भी शुरू हो जाएगा। तो हर प्रकार की सुविधाओं और व्यवस्थाओं के विस्तारीकरण और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जो भी विषय आते हैं, क्योंकि पूरे राज्य में जिन अस्पतालों में सारे इलाज उपचार हो रहे हैं, तो कहीं से किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई समस्या या किसी के द्वारा कोई विषय ध्यान में लाया जाता है, हम सभी विषयों का निदान करना चाहते हैं और उसके लिए जो संबंधित अधिकारी होते हैं हम उनको बताते भी। क्या आपके सहयोगी हैं चिराग पासवान, लोजपा आपके साथ है सरकार में यहाँ भी और केंद्र में, और वो सवाल सार्वजनिक रूप से मंच से उठाते हैं? ये अब यदि कोई विषय उनके द्वारा लाया गया है तो उसकी हम जांच करवा लेंगे। हमारे सुपरिटेंडेंट भी यहाँ उपस्थित हैं, उस विषय को मैं जरूर दिखवा दूंगा। बिहार में बाढ़ से भारी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और इसके लिए राहत बचाव कार्य भी जारी है। इसी क्रम में गोपालगंज के डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार ने बताया है कि राहत बचाव कार्य के तहत बाढ़ में फंसे हुए लोगों को फूड पैकेट्स हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसमें उत्तर बिहार में कुछ इलाकों में जो बाढ़ आई हुई है, उसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग से जो निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके आलोक में यहाँ गोपालगंज जिले के लिए यहाँ पर लगभग 10,000 पैकेट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूड पैकेट्स जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए गिराया जाएगा। और अभी प्रातः से यहाँ से लगभग 2,000 फूड पैकेट जा चुके हैं और हेलीकॉप्टर के द्वारा अब तक 3 सॉर्टी के माध्यम से उन इलाकों में गिराया गया है। यहाँ पर जिला प्रशासन पटना के द्वारा रात्रि से ही यहाँ पर फूड पैकेटिंग का काम शुरू किया गया है।
इस काम को आगे भी अभी जारी रखा जाएगा जब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। पीवी नरसिम्हा राव पर शुरू हुआ वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने पीवी नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। रेणुका चौधरी ने कहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद इस तरह के बयान वो दे रहे हैं और इसी के साथ रेणुका चौधरी ने राजस्थान की सियासत पर भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। सुभाष जी, भाजपा में जाकर आपने देश का इतिहास भूल गए। पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया था और क्यों बनाया गया था? आज तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमेशा कहते हैं कि वो पीवी नरसिम्हा राव जी को गुरु मानते हैं और सारा भारत गवाह है कि उन्होंने किस तरह से माइनॉरिटी सरकार को चलाए और उनकी ज्ञान विज्ञान को सब मानते हैं। तो आपकी मजबूरी में समझ सकती हूँ राजनीति में कि आप वहाँ बैठ के कुछ ना कुछ सवाल करना पड़ता है, मगर इतिहास गवाह है, ये याद रखिए। पीवी नरसिम्हा राव जी को हम सब याद करते हैं, बहुत मर्यादा देते हैं और ये 100 साल का सेंटिनरी सेलिब्रेशन जो चल रहे हैं, इसका ये चेयरमैन कौन है? मैडम ही तो है, सोनिया गांधी जी तो है, ये याद रखें। आज राजस्थान में जो चल रहा है इसमें देश भर में चर्चा हो गई, मगर वास्तव में द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, वो जो कहते हैं, वो जो दिशा दिखाते हैं गवर्नर साहब को, ही इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू गो विद दैट। और मुझे पूरा उम्मीद है कि गवर्नर साहब गवर्नर का पद का गरिमा रखते हुए वही अपनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन और अपने बहुत बड़े शख्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको मान के चलेंगे, मैं उम्मीद रखती हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन्होंने आज ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उनकी तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही देश प्रदेश के लोगों ने जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से दुआ मांगी है और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने एक ट्वीट के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। यादव ने सिंधिया की तस्वीर पोस्ट करते हुए नाग पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई और फिर मंत्री बनी इमरती देवी ने कहा है कि सिंधिया जनसेवक और शेर हैं, असली नाग तो कमलनाथ और दिग्विजय और अरुण यादव हैं। ये तीनों नेता अपनी ही पार्टी के विधायकों को डस रहे हैं। वो जिस तरीके से बात करते हैं, पहले वो अपनी पार्टी में एकता बना ले कि वो कौन कौन से दिग्विजय सिंह नांग हैं या कमलनाथ नांग हैं या फिर अरुण यादव जी नांग हैं, उनमें तो पता ही नहीं कि अपनी ही पार्टी को खा रहे भी। तो सिंधिया जी ने तो एक जनता के लिए और किसानों के लिए एक पार्टी को अपना समर्पण किया है। वो नांग नंदा, वो शेर है। नाग नंदा वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपनी जनता के लिए काम करते हैं, अपने किसानों के लिए। नांग तो वो हैं जो डस के अपनी पार्टी ही फेल कर रहे हैं। नांग तो उनसे कहते हैं, जामे कौन से नांग हैं? सिंधिया जी नाग नंदा, सिंधिया जी एक जनसेवक हैं, जनता का भला करने वाले व्यक्ति हैं। चाहे हमारे शिवराज सिंह हो और चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे महाराज हो, सब हमारे काम करने वाले लोग हैं, जनता की भलाई के लिए करते हैं जो भी करते हैं। राजस्थान की सियासी खींचतान को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने राज्यपाल कलराज मिश्र पर निशाना साधा है। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। देखिए, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और जाहिर है कि वो वही काम करेंगे जो केंद्र से उनको कहा जाएगा या उनकी पार्टी के हाईकमांड के द्वारा जो बात कही जाएगी वही करेंगे। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ख़ास तौर पर इधर हम लोगों ने देखा है जब से मोदी जी की सरकार आई है, जितने भी राज्यपाल हैं और गवर्नर हैं, वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के
प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे हैं सभी जगह, सिर्फ ये राजस्थान पर निर्भर नहीं। और जब सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री सेशन बुलाना चाहते हैं, विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, तो इसमें गवर्नर को क्या एतराज़ हो सकता है और इसमें क्यों अड़चन लगाई जा रही है? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जी के पास बहुमत नहीं है, और जब वो बहुमत साबित करना चाहते हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नर कह रहे हैं कि नहीं, आपको सत्र बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ अजीब सी स्थिति होकर रह गई है। अब तो अब सब लोग जान रहे हैं, ये बात सार्वजनिक हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट यही है कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है और ख़ास तौर पर जहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसको हर कीमत पर गिराना है। हमने देखा है, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, अब राजस्थान पर इनका हमला जारी है। तो कई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है, ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है या उनके नेता कर रहे हैं, ये गैर संवैधानिक है। और इस तरह से एक तरह से जो संवैधानिक मर्यादा है उसके विपरीत ये खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वो कह रहे हैं। एक विधायक है राजस्थान में, उन्होंने ये बहुत सीनियर विधायक है जो स्पीकर भी रह चुका है, उन्होंने भी ये बात कही। सर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो ठीक कहा दिग्विजय सिंह जी ने कि हमारे ऊपर तो आपने केस कर दिया कि हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं या जो गाइडलाइन है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आप पर कौन FIR करेगा? जाहिर है कि जो उनको कोरोना से वो संक्रमित हुए हैं, तो उसका रीज़न, उसका कारण ये है कि उन्होंने ध्यान नहीं रखा जो गाइडलाइन है। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को अब कुछ ही दिन बाकी हैं और सभी अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार सभी ने यही फैसला किया है कि चीन की राखी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसी क्रम में पाकिस्तान से विस्थापित हुई महिलाएं भी राखी बनाने का काम कर रही हैं। ये महिलाएं बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए राखियां बना रही हैं और महिलाओं का कहना है कि जो हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए हम राखी बना रहे हैं। हम अपने फौजी भाइयों के लिए बना रहे हैं क्योंकि रक्षा कर सके। ये वो हमारी रक्षा करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते उन लोगों की रक्षा, इसलिए बना रहे हैं। तो ये कहाँ भेजेंगे आप लोग? बॉर्डर पे फौजियों के लिए। अभी देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान और चीन दोनों आमने सामने है गलवान घाटी में, क्या ये राखी वहाँ पे भी आप लोग भेजेंगे? यस, वहाँ पे भेजेंगे। भाई तो सभी होते हैं, भाई तो भाई होते हैं। बॉर्डर पे जो हमारी रक्षा कर रहे हैं वहाँ पे भेज रहे हैं उसकी रक्षा के लिए। जो हमारे भाई हिंदू भाई हैं उसके लिए हम वहाँ चीन बॉर्डर पे जो लड़ाई चल रही है वहाँ पे भेज रहे हैं रक्षा के लिए। जो हमारे लिए वतन दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, उसके लिए भेज रहे हैं। ये बॉर्डर पे भेजनी है। मेरे भाई जो लड़ाई कर रहे हैं हमारे लिए, फौजी कोरोना वायरस के लिए, चीन के मुल्क के लिए, उसके पास भेज रहे हैं ना। जो वतन के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं के लिए हमारी दुआ है, उन्हीं के साथ। विदर्भ के किसानों को इस साल मौसम की शुरुआत से ही संकटों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में इस साल मानसून की बारिश सही समय पर जरूर आई, लेकिन पहले तो सोयाबीन की फसलों ने धोखा दिया तो बाद में बारिश ने मुंह मोड़ लिया और इतना ही नहीं, कई जगह पर सोयाबीन की फसल पीली पड़ती हुई नजर आई। और ऐसे में अपनी फसल बचाने के लिए किसान खेत में जद्दोजहद कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसको खाद लेने के लिए भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें किसानों की इस माली हालत का फ़ायदा उठाने वाले कृषि व्यवसाय खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। और इससे तंग आकर किसान ने दुकानदार की शिकायत धामन गांव के SDO को की और जिसके बाद में उन्होंने खुद किसान की शिकायत की जांच पड़ताल करते हुए चांदूर रेलवे के चांडक कृषि केंद्र पर छापा मारा और जिसके चलते SDO ने वहां से 84 यूरिया के बोरे बरामद किए। और वहीं SDO ने किसानों को आश्वस्त किया कि कोई भी इस तरह का काम करता है तो बेझिझक शिकायत करो, उस दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। चांदूर रेलवे तहसील से 2
शेतकरी बंधु की हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई, उस हिसाब से मैं और वहाँ के तहसील कृषि अधिकारी और कृषि अधिकारी पंचायत समिति इनके समेत चांडक कृषि केंद्र चांदू रेलवे यहाँ पे गए। लोगों की कंप्लेंट थी कि वहाँ पे यूरिया का स्टॉक होने के बावजूद उनको यूरिया नहीं है करके दे नहीं रहे थे। उस हिसाब से हमने वहाँ पे उनके गोडाउन की और दुकान की तपासनी की। उसमें हमें वहाँ पे 84 बैग यूरिया स्टॉक पे है करके दिखा। उस हिसाब से हमने वहाँ पे पंचनामा करके जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के तहत उनके ऊपर कार्रवाई के लिए वैसा प्रस्ताव लाइसेंसिंग अथॉरिटी माननीय जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी अमरावती इनके यहाँ पे भेज रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में सियासी पारा लगातार उफान पर है और एक तरफ जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर से राजस्थान बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और राजभवन में राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा में उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आप सब लोगों के संज्ञान में है राजस्थान का मशहूर पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन कल का दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण था। उसको केवल देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि किसी संवैधानिक संस्था का कोई प्रमुख व्यक्ति किसी नॉमिनेटेड हेड के खिलाफ ये चेतावनी और चुनौती देता है कि अन्यथा 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी। ये सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयान थे और सीधे सीधे आईपीसी की धारा 124 के अंदर जो वर्णित किया गया उस अपराध के दोषी दिखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को किसी भी तरीके से उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना या उनको अनुचित तरीके से दबाव देना। राजस्थान की विधानसभा में सदन बुलाने की एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया है और उसको आहूत करने का महामहिम का अपना अधिकार है। मुख्यमंत्री जैसे स्तर का व्यक्ति अगर ये कहे कि राज्यपाल का घेराव जनता कर लेगी और मैं और मेरी सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे, तो इससे ज़्यादा मैं सोचता हूं कि सरकार की इस संवैधानिक पद के प्रति जिस प्रकार का रवैया रहा, इसलिए मैंने कल कहा था कि अब तो राजभवन को और सरकार को भरोसे छोड़ करके बना तो सीआरपी के जुम्मे जो है छोड़ना चाहिए ये तरीका। फिर अंदर भी जाकर के जिस प्रकार से तब तक धरना चलेगा जब तक आप ऑर्डर नहीं करोगे। मैं सोचता हूँ ये वो भी पढ़े लिखे हैं, इतने सालों से राजनीति करते हैं। राज्यपाल को आप अपनी कैबिनेट का निर्णय दे करके तो आ सकते हो, लेकिन उसका निर्णय उनकी छाती पर खड़े रह करके लेकर के निकलोगे, यह व्यवहार तुम कहाँ से सीख कर आए। और फिर इस संवैधानिक पद को इस ढंग से तुमने कलंकित करने का जो प्रयास किया और आज जो धरने लगे हैं वो धरने और किसी पार्टी के खिलाफ होते तो समझ में आ सकता है। उसका जो मुख्य मुद्दा बनाया वो है विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। ये सत्र कौन बुलाएगा? बीजेपी नहीं बुलाएगी, ये सत्र तो राज्यपाल बुलाएगा। इसका मतलब राज्यपाल पर उस बात का भी दबाव बनाने के लिए पब्लिक ये जो तरीका अपनाया ये संविधान की घोर अवहेलना है। कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थितियां आ गई कि यकायक अपने विधायकों के साथ और इस प्रकार का दृश्य पैदा करें। ये राजभवन संवैधानिक रूप से एक तरह से ये संविधान का मंदिर है। संविधान के मंदिर को अपवित्र करने का दोष अगर किसी को है और इस प्रकार का अराजकता का वातावरण
राज्य भवन बनाने का है तो इस सरकार को है। अंतर्विरोध से घिरी हुई ये सरकार जब इसकी लड़ाई सड़क पर आ गई है उस समय अब इनके अंतर्द्वंद से लोगों का ध्यान हट जाए, इसलिए इन्होंने कभी केंद्र बिंदु उस पूरी लड़ाई को लेकर ये उच्च न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय में गए, अब राजभवन तक आ गए। मैं समझता हूँ एक तरह से संवैधानिक संकट पैदा करने की ओर यह सत्तारूढ़ दल बढ़ रहा है। देखिए, जिस दिन विधानसभा स्थगित हुई थी 13 मार्च को, पूरे प्रदेश में कोरोना के 2 अंकों में भी पूरे संक्रमित लोग नहीं थे। ये कहकर जब बिजनेस सामने था कि चूंकि कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में आ रहा है, विधानसभा स्थगित करते हैं, और आज जब राजस्थान में कोरोना 32,000 से ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, 600 का आंकड़ा मृत्यु का पार कर रहा है, उस समय के अंदर और इस समय में दोनों में अगर हम देखें तो आज कोरोना का संक्रमण सर चढ़कर बोल रहा है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के आए 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं और जिसमें फरीदाबाद जिले को टॉप करने वाली तनु ने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है, जिसको देखते हुए स्थानीय नगर परिषद निगम पार्षद दीपक यादव ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया और इस मौके पर पार्षद ने अपने 1 महीने का वेतन देने की भी घोषणा की है और छात्रों को 10,500 का चेक भी दिया गया। बता दें कि वल्लभगढ़ में अहीरवड़ा में रहने वाली तनु ने 12वीं कक्षा में पूरे हरियाणा में चौथा स्थान तो हासिल किया ही है और साथ ही फरीदाबाद में भी टॉप किया है। उसकी इस उपलब्धि के लिए नगर निगम पार्षद दीपक यादव ने कार्यक्रम का आयोजन किया और छात्रा तनु को बधाई देते हुए भविष्य में भी उसकी पढ़ाई में मदद करने की घोषणा की है। बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए पार्षद ने छात्रा के घर पर ही कार्यक्रम का आयोजन कर उसे सम्मानित किया। उनका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूंगी और इन्होंने हर तरह से हमारा सपोर्ट किया है और आज ही नहीं पहले भी इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और मैं इनकी बहुत आभारी हूं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मैं अपने गांव से बल्लभगढ़ आई इसीलिए ताकि मैं आगे कुछ ऊंचाइयों को छूऊं और मेरे मम्मी पापा का सपना है मैं उनको पूरा करूँ और जब भी अपने गाँव लौटूँ एक बड़ी ऑफिसर बनकर अपने गाँव। क्या लक्ष्य है आपका बनने के लिए? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और आगे जनता की सेवा, सिविल सर्वेंट। आपने इतना बड़ा काम किया, आपके पीछे किसका हाथ है, किसका वो करना चाहती हो? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बिकॉज विदाउट सपोर्ट मैं कुछ कर भी नहीं पाती। और सेकंड जो मेरे टीचर्स हैं स्कूल से, शोभा विजय मैम ने मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। जब मैं अपनी फ़ीस देने के लिए भी कैपेबल नहीं थी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि बेटा आप पढ़ाई करो, आपको जो भी परेशानी होगी मैं बात करती हूँ। और थैंक यू सो मच। पर आए हैं परिवार में तो क्या कहना चाहते हैं? ऐसे ही तरक्की करे आगे जाके। मेरी फुल सपोर्ट इनके साथ है। सिर्फ इनको एजुकेशन के लिए मैं इनको यहाँ पे लेके आया। आपके पास पार्षद जी भी आए हैं, उन्होंने अपना 1 महीने का वेतन दिया, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी, उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम लोग और इन्हीं की शरण में यहाँ पे रह रहे हैं और आगे भी आशा करते हैं कि ऐसे ही हमारे ऊपर सपोर्ट इनकी बनी रहे। शर्मा के घर पे हैं और इन्होंने परिवार के साथ साथ पूरे हमारे वार्ड का, पूरे बल्लभगढ़ का, पूरे ज़िले में ये प्रथम आए हैं। 494 नंबर 500 से इन्होंने हासिल किए हैं और आज हम इनका उत्साहवर्धक कर रहे हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं, इनके घर पे आए हैं। आज पूरा परिवार इनका यहाँ पे इकट्ठा है, सारे पड़ोसी।
हरियाणा के फतेहाबाद में अभिभावकों की परेशानी को समझते हुए प्राइवेट स्कूलों ने अच्छी पहल की है। आपको बता दें कि जिले के 2 प्राइवेट स्कूलों ने साझा प्रेस वार्ता कर स्कूल फीस आधी और 1/3 करने का ऐलान किया है। इस कड़ी में उन्होंने ये भी कहा है कि हम अभिभावकों की परेशानी को समझते हैं, इसलिए स्कूल संचालकों ने ये कदम उठाया है और जब तक ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी और जब तक कोरोना महामारी रहेगी तब तक अभिभावकों को इसमें राहत दी जाएगी, जिससे इस मुश्किल की घड़ी में ना तो बच्चों की शिक्षा पर कोई असर पड़े और ना ही अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़े। 3 पोजीशंस और ये निर्णय लिया है कि जो सीबीएसई का हमारा स्कॉलर्स कॉन्वेंट स्कूल है, इसके प्रत्येक बच्चे को हम मंथली फीस में 1/3 वेवर देंगे, छूट देंगे जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जब तक लॉकडाउन चलता है। अप्रैल 1 से वो प्रभावी होंगी। अप्रैल 1 से लेकर जिस क्लास का जब तक ऑनलाइन काम चलेगा, इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब भी सरकार स्कूल खोलेगी तो वो स्टेप में खोलेगी। हायर क्लासेस से लोअर की तरफ सरकार का प्लान जब भी होगा, ऑड इवन भी हो सकता है। तो जो क्लास जब तक ऑनलाइन क्लास लेगी और लॉकडाउन रहेगा तब तक 33% की छूट हमारे इस सीबीएसई के स्कॉलर्स कॉन्वेंट स्कूल में मंथली ट्यूशन फीस में, और टैगोर मॉडल स्कूल में जो हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूल है, उसमें जितने बच्चे पढ़ रहे हैं नर्सरी से लेकर 10वीं तक, उसमें मंथली फीस में 50% की छूट। मतलब जब तक ये लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, हम उनसे मंथली ट्यूशन फीस जो है वो आधी चार्ज करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में अपराधी टिंकू कपाला को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया और जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस के मुताबिक इस अपराधी पर हत्या और लूट के 27 मुकदमे दर्ज थे और 2019 में कृष्णा नगर लखनऊ में आरके ज्वेलर्स के यहां पर बड़ी लूट के दौरान हुई और हत्या का यह मुख्य आरोपी था। वहीं आरोपी के साथ में एक बदमाश और भी था जो भागने में कामयाब रहा और फिलहाल बाराबंकी के 5 थानों की पुलिस एसटीएफ के साथ उसे भी ढूंढने में जुटी हुई है। यूपी में बुलंदशहर के पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर कुल 11 मुकदमे दर्ज थे और वहीं गिरफ्तार कर पुलिस टीम पर शाहिद और उसके साथियों ने पथराव भी किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान यूं तो हर साल बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित होता है। 3 से 4 महीने यहां पर बाढ़ जैसे हालात बने रहते हैं और पूरा इलाका ही पानी में डूबा रहता है। ऐसे में भला इलाके का कुशेश्वर स्थान थाना भला कैसे बच सकता था और पूरा थाना बाढ़ के पानी से डूबा हुआ सा नजर आया और पुलिस स्टेशन के सभी कमरों में पानी भर गया और थानेदार साहब की कुर्सी पर भी पानी वहां पर भर गया और मजबूरी का आलम यह था कि थाने की पुलिस पानी के बीच ही काम करने को मजबूर है और ऊपर से थाने के कागजात को भी पानी से बचाना इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। थाने में पानी भरा तो किसी तरह से नीचे से सभी सामान को और ज़रूरी कागजात को टेबल पर रख दिया गया और किसी तरह सांप कीड़े के डर से वहां पर बीच में नौकरी करने को वो लोग मजबूर हैं। आया था यहाँ तो चलता था नावे से, लेकिन नाव उठ करके चला गया और कहीं बाहर आके पानी ज़्यादा हो गया है, वहाँ ले गया है नाव, आज ही ले गया है। अब ऐसा ही लोग जो है सो गाड़ी घोड़ा से चलता है, दिखते करके जी चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रामचंद्र पासवान। आप यहीं रहते हैं? जी, मंदिर पर रहते हैं, पानी हिल के आते जाते हैं। लखनऊ में ठाकुरगंज थाना पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और 5 किलो से अधिक गांजे के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कैंपबेल रोड के पास लूट और हत्या के कई मामलों में वांछित अपराधी महेंद्र रस्तोगी अपने गैंगस्टर साथी शादाब के साथ टी स्टॉल पर खड़ा है और इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ने का जाल बिछा दिया और सूझबूझ के साथ पुलिस ने बदमाशों को दबोच लिया। उनके पास से एक कार भी बरामद की गई है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस
आदरणीय कमिश्नर श्री सुजीत पांडे जी के निर्देशन में सक्रिय है। अपराधियों के ऊपर नियंत्रण, अपराध के ऊपर कंट्रोल के लिए पूरी तरह से हम लोग अलग अलग जगहों पर व्हीकल की चेकिंग कर रहे हैं, सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अपराधियों के ऊपर दबिश भी डालने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि अपराधों पर नियंत्रण हो, अपराधियों के हौसलों को पस्त किया जाए और सामान्य जनमानस को एक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान किया जाए ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन सके। इसी के क्रम में आज ठाकुरगंज पुलिस ने कैंपबेल रोड के पास एक अभियुक्त महेंद्र रस्तोगी और दूसरा अभियुक्त जो है उसका सहयोगी शादाब, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों अभियुक्त बड़े, इनके पास आपराधिक इतिहास है। जो पहले महेंद्र रस्तोगी हैं उनके ऊपर 17 केसेस रजिस्टर हैं इसके पहले, और शादाब के ऊपर 6 केस रजिस्टर हैं जिसमें एक गैंगस्टर का केस भी है। इन लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के क्रम में इनके कब्जे से एक तमंचा 12 बोर का, एक जिंदा कारतूस 12 बोर का और अवैध गांजा लगभग 6 किलो जिस गाड़ी में इन्होंने ये जा रहे थे और इसको रखे हुए थे। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पुलिस ने 3 मछली व्यापारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 ट्रक और लगभग 60 लाख रुपए कीमत की अवैध मछली बरामद की है, जिसकी नीलामी करने की प्रक्रिया जिले के दक्षिणी नटोला थाना परिसर में आयोजित की गई। और वहीं नीलामी प्रक्रिया में पहुंचे व्यापारियों ने कम बोली लगाई, जिससे नीलामी को निरस्त कर दिया गया। ये घटना 20 जुलाई की बताई जा रही है। आज 11 बजे से अवैध रूप से पकड़ी गई मछलियों की नीलामी दक्षिण टोला परिसर, थाना दक्षिण टोला परिसर में लगाई गई, जिसमें 2 लोग उपस्थित आए बोली बोलने के लिए। एक राजेश सोनकर शना मोतीलाल निवासी बढ़हलगंज जनपद गोरखपुर और दूसरे अखिलेश साहनी निवासी शहादतपुरा मऊनाथ भंजन। इसमें से अधिकतम बोली राजेश सोनकर की 6,04,000 आई, किंतु कमेटी ने निर्णय लिया 4,06,000 निर्णय लिया कि ये बोली मछलियों के वजन के हिसाब से बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है। अतः इसकी पुनः बोली 2 दिन बाद। 74 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले में कुछ ही लोग शामिल होंगे। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए स्कूल के बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा और इसके अलावा कोरोना वायरस से लड़ते हुए अपनी सेवा देने वाले डॉक्टर, अस्पताल कर्मचारी, सैनिटेशन कर्मचारी और कोरोना से ठीक होने वाले कुछ मरीजों को बुलाया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विस्तृत एडवाइजरी जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि उत्सव मनाने के लिए राज्य तकनीकी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा भीड़ लगाने से बचें। अधिकारियों ने बताया कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से झंडा फहराएंगे और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। उत्सव में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में कमी कर दी गई है और जिन लोगों को बुलाया जाएगा वो दूरी बनाकर बैठेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। केंद्र ने सभी राज्यों से बोला है कि वो अलग अलग माध्यमों से केंद्र की आत्मनिर्भर स्कीम प्रोत्साहित करें। कानपुर में संजीत अपहरण के बाद पुलिस नहीं बचा पाई है, लेकिन एक व्यापारी बच्चे का अपहरण हुआ और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है। साथ ही अपहरण करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई पर डीजीपी हितेश अवस्थी ने स्थिति साफ की है और इन वारदातों पर क्या कुछ कहा है डीजीपी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। इनको पीछे काफ़ी समय से पुलिस ने काफ़ी सक्सेस के साथ और सफलता के साथ हम लोगों ने इनको हैंडल किया है और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जिनमें
उतनी सक्सेस हमको नहीं मिल पाती है। कानपुर की एक वारदात का आपने जिक्र किया, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि यद्यपि अपराधी पकड़े गए लेकिन जो अपराध था वो नहीं बरामद हो पाया। लेकिन ये जो गोंडा वाली वारदात है ये बड़ी चैलेंजिंग इसलिए थी कि एक व्यापारी हैं, उनके यहाँ से बच्चे को किडनैप किया गया था, 8 साल का बच्चा था, और एक ऐसा कवर लेके किडनैप किया गया था जैसे लगे कि एक गवर्नमेंट एजेंसी के लोग अप्रोच कर रहे हैं एक पब्लिक सर्विस देने के लिए, और उस विश्वास में आकर के, यानी एक बड़ा अजीब मोडस ऑपरेंडाई इन्होंने अख्तियार किया था। तो इसको हमने इसी चैलेंज से लिया कि सारी जो सर्विसेज हैं वो इफ़ेक्ट होने का डर था कि अगर लोग इस तरह कहेंगे तो फिर लोग अलाउ नहीं करेंगे एक्सेस। तो शुरू से ही इसमें हमने STF को लगाया, मुख्यालय से मॉनिटरिंग की, और जो टीम्स थीं वो एक साथ 3 जनपदों की टीम्स लगाई गई, और जो टेक्निकल मीन्स हैं उन सबको अख्तियार किया गया। SP और DIG बराबर वहाँ कैंप करते रहे, और शुरू से ही फैमिली से कोऑपरेशन लेते हुए हम लोगों को ये सक्सेस मिल पाई। हरियाणा के हिसार में सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने की बात सामने आई है। मोबाइल को बाथरूम की दीवार में छुपाया गया था। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जेल अधिकारी राजेश कुमार की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार जेल में गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने जेल के ब्लॉक नंबर 7 में छोटू के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया, और इसके अलावा कमरा नंबर 3 में बंदी रवि, मनोज, शमशेर और सागर फोन और चार्जर भी इनसे बरामद किया गया। और सवाल बड़ा है कि जेल में सिक्योरिटी होने के बाद भी फोन अंदर पहुंचा कैसे। जेल से सूचना मिली थी वे कैदियों के पास मोबाइल है, जिस पर मैंने मेरा SI अजय कुमार को मौका भेजा था। 2 मोबाइल बरामद हुए थे। इनके खिलाफ 42 प्रिजन एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर दिया गया है और मुकदमा की तफ्तीश की जा रही है। टोटल 6 कैदियों के नाम इसमें सामने आए थे जिन्होंने शक जाहिर किया था कि 6 आदमियों का मोबाइल यूज करके पाए गए। इन 6 के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। ये गुप्त सूचना के आधार पर जेल के अंदर ही जेल डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं राजेश कुमार जी, जो सिक्योरिटी का कार्यभार संभालते हैं जेल के अंदर, उनके पास सुशांत सिंह केस में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को समन भेजा गया है और जानकारी के मुताबिक बांद्रा पुलिस ने शुक्रवार देर शाम अभिनेत्री कंगना रनौत की मनाली स्थित आवास पर डाक से समन भेजा है। और सुशांत की मौत के बाद कंगना ने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद और गुटबाजी को लेकर के काफ़ी स्टेटमेंट और मीडिया में इंटरव्यू भी दिए थे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक सुशांत के सुसाइड के पीछे डिप्रेशन की बात कह रही थी, और ये डिप्रेशन किसकी वजह से हुआ है इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। और शायद यही वजह है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से वो पूछताछ कर इस मामले में डिप्रेशन में जाने की वजह तक पुलिस पहुंच पाए, क्योंकि कंगना ने शुरू से ही सुशांत की सुसाइड पर कई सवाल खड़े किए थे। और देखने ये होगा कि समन मिलने के बाद अब कंगना बांद्रा पुलिस स्टेशन कब पहुंचती है और क्या कुछ स्टेटमेंट उनकी वहां पर रहेगी, इस पर निगाहें पूरे देश की टिकी हुई है। हरियाणा बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और इसको लेकर के जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या सोचते हैं, मुलाकात के दौरान क्या विशेष बात हुई, इसको लेकर के जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने खुलकर बताया है। और इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में जेजेपी के संगठन के पुनर्निर्माण और पंचायती चुनाव पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष से वो मिले हैं और दोनों पार्टियों के कॉमन कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए इस पर भी बातचीत की गई है। दोनों पार्टियों को तालमेल जो है वो रहेगा ताकि बेहतर सेवाएं लोगों को दे सकें और जिसके चलते जो भी वादे चुनाव में किए गए थे उन्हें भी निभाए जा सके। दोनों संगठन मिलकर चलेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने पंचायती राज के चुनाव को भी लेकर के कहा है कि दोनों पार्टियां मिलकर कोई रणनीति बनाएंगी। हाँ, उनके नए अध्यक्ष आए हैं और पूर्ण तौर पे हमारा तालमेल, हम मिले भी हैं, उनसे बातचीत भी हुई है
दोनों पार्टियों का जो संगठन है उसका तालमेल आपस में रहेगा, ताकि बेहतर सेवाएं लोगों को दे सकें। जितने भी वायदे लोगों से किए थे गठबंधन ने, उनको प्रॉपर तरीके से सरकार को मदद हो सके, उनको निभाया जा सके। तो फौरी तौर पे कुछ योजनाओं के बारे में बात हुई है जिनको तुरंत लागू किया जाना है हरियाणा में? नहीं, अभी इतना समय नहीं था, लेकिन अगर संगठनात्मक रवैये से कोई बात करें तो दोनों संगठन मिलकर के चलेंगे, एक दूसरे को सहयोग करें। देखिए, ये कोई भाईचारक चुनाव माने जाते हैं पंचायती राज के, जो सरपंच तक का चुनाव, उसमें तो दोनों पार्टियां मिलकर के कोई रणनीति बनाएंगी कि चुनाव जब आते हैं, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है डेट, तो उसके बाद क्या इनको कोई सिंबल पे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना, भी समय से पहले की बात है। नहीं, पक्ष तो जैसे मैंने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर के फैसला करेंगी कि सिंबल पे लड़ना है या बिना सिंबल पे लड़ना है, यही बात होती है। बाकी तो चुनाव लड़ने वाले ने लड़ना होता है। हम संगठन को रिवाइज कर रहे हैं नए सिरे से। एक बार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो कि हमारे संरक्षक हैं, उनके आदेशानुसार संगठन को भंग किया है। अब प्रयास करेंगे कि पुराने लोगों के साथ और अच्छे कर्मठ लोगों को जोड़ करके मजबूत संगठन बनाया जा सके, और जल्दी उस संगठन का निर्माण हम करें। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के टोहाने से घग्गर नदी और अन्य नाले निकलते हैं, जिनमें बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या वहां पर गहरा जाती है, और इस क्षेत्र में जब बारिश होती है तो किसानों के चेहरों पर परेशानी भी देखी जा सकती है। इस क्षेत्र में बाढ़ का रास्ता इन्हीं नदी नालों से होकर के गुजरता है, जिसके चलते इस बार प्रशासन ने बाढ़ प्रबंध को लेकर के विशेष योजना के तहत तैयारियां पूरी कर रही हैं। और इसके बारे में SDM टोहाना नवीन कुमार ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाएंगे। टोहाना क्षेत्र में जितने भी बरसाती नदी नाले हैं, उनकी सफाई को लेकर के प्रशासन मुस्तैद रहा है, और उनकी ओर से सभी जरूरी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमने फ्लड को लेकर एक सभी अधिकारियों की एक मीटिंग मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट जैसे हमारे SMO, SDO इरिगेशन सभी को बुलवाया गया था। और अभी हमारी पूरी तैयारियां हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स की पूरी तैयारियां, सारी हमारी जो किश्तियाँ, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सब तैयार हैं। सभी अधिकारी और हमारी पूरी टीम मुस्तैद है। जोया नाला, रंगोई नाला, सब के साइफनों की सफाई हमने करा दी है। मैं रेगुलर एक्शन इरीगेशन के टच में रहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि अगर बाढ़ जैसे हालात होंगे तो हमें 3 दिन पहले पता लग जाएगा, क्योंकि हमारी जो लोकल रेनफॉल होती है उसका कोई प्रभाव नहीं है। जब हिमाचल में और नॉर्थ हरियाणा में बारिश होगी, वो पानी लगभग यहाँ पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। अगर वहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल होगी और जो घग्गर का लेवल वहाँ बढ़ेगा, तब बाढ़ आने की यहाँ पर संभावनाएं होती हैं। तो अभी ऐसी कोई संभावना एक्शन इरीगेशन ने मुझे नहीं बताई है। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। अभी पीछे भी टोहाना में जिस दिन बारिश हुई थी, मैंने रेगुलरली मॉनिटर करके और काफ़ी कम समय में हमने पूरा पानी निकाला।
यूपी के फिरोजाबाद में अपराधी बेखौफ हैं। ताजा मामला गांव गडरोली से सामने आया है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव सड़क के किनारे फेंक दिया गया। एक आदमी नंदकिशोर अपने चचेरे भाई अनिल के साथ नसीरपुर फतेहपुर गांव जाने की कहकर घर से निकला था और इसी दौरान शराब के ठेके पर ठेकेदार से उनका विवाद हो गया। परिजनों का कहना है कि ठेकेदार के परिजनों ने नंदकिशोर के साथ मारपीट की है और पीट कर हत्या के बाद उसे गोली मारने का आरोप भी लगाया गया है। और सुबह घड़ी दान सहय के पास उरावर रोड पर अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है और फिलहाल पहचान उस युवक की कर ली गई है। नसीबपुर है जो अभी भैया आए घर है रात को यहाँ पे आवाज मारी है। मैंने कही कहाँ है कचू नहीं वो तो अब जबरा तो लौट के नहीं आवे वो जबरा कहता है उनसे कि वो अब घरे लौट के नहीं आवे। मैंने कही कहाँ आएगा। मैंने बहन तो कही तुम जाओ जानते तुम तो मैं घर में करवाई फिर रहा। मैंने गेट बंद कर दिया है। गेट बंद करने के बाद फिर मैं वो चैनपुरों में थोड़ी देर बाद लेकर के गई हूँ। फिर मम्मी फूफा लाया था फिर लेटे भी नहीं। मैंने पूछी है मैंने कही फूफा तुम्हें पता चली गजू क्या नहीं अब तू बता हम जाएंगे रहने। मैंने की देख लो अब रात है गई 1 बजेगा। कल रात को लगभग 2 बजे बॉडी मिली थी लड़के की। तो इसमें शिनाख्त अभी सुबह हो गई है। इसके परिवार वालों ने उसकी शिनाख्त कर ली है। तो अब इसमें हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गन शॉट इंजरी का केस है जो इसके जबड़े पे गोली लगी है मोस्ट प्रोबेबली। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एग्जैक्ट पता चल पाएगा। तो अब इसमें हम कारण देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस किस के साथ था लास्ट देखा गया था। अब उनकी तलाश की जा रही है और इसको हम बहुत ही जल्दी इस केस को हम क्लोज कर देंगे, ये ढूंढते हुए कि इसका मैं कारण क्या था और किसने ये घटना। कुल्लू मनाली के शरण गांव की रहने वाली कमला देवी आज के मॉडर्न समय में भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखती हैं और कमला देवी खड्डी पर कपड़े बनाती हैं और बेचती हैं। 7 साल की होने के बाद भी कमला देवी का उत्साह किसी से कम नहीं है और कमला का कहना है कि नग्गर घाटी बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट हाथ से बुनी हुई वस्तुओं को पसंद करते हैं और इसी खड्डी के काम से कमला ने घर भी बना लिया है और नई पीढ़ी को बुनाई करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। कमला ने सरकार का धन्यवाद दिया है कि उनके गांव को हैंडलूम क्राफ्ट पर्यटन के गांव के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसी खड्डी से हम गुजारा करते हैं। पट्टी बनती है, टूरिस्ट आते हैं, उनको बेचते हैं। हम थोड़े बहुत खत्म हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये काम चलता रहे। हमारे बच्चे भी यही काम सीखें। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।